ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाज़िया चीमा साहब साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की। और अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए काफ़ी करीब आ गए, इस सब में बहुत कुछ हुआ और अब भी कुछ हतमी नहीं है। जब तक यकीनन कोई दस्तखत नहीं हो जाते, और इब्तदाई मुआहदे के बाद के भी आगे 30 से 60 दिन खासे क्रूशल रहेंगे, क्योंकि चीज़ें उस दौरान निटी-ग्रिटी डिस्कस होगी मामलात की, और उस दौरान भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन कह लीजिए कि अगर कुछ चीज़ों के करीब आ गए हैं और मुतवक्के है आज कल परसों किसी भी वक्त कोई ऐलान, एक बड़ा मुस्बत और पॉजिटिव साइन आप इसको समझते हैं? और फिर जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान गए, जो अहम मुलाकातें उन्होंने वहाँ की, जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, एक एक चीज़ इस वक्त हाईलाइट है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, ख़बरें बन रही हैं, हेडलाइंस बन रही, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो रहा है। हाउ डू यू सी इट? शुक्रिया अरसलान। देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने इसमें बड़ी मेहनत की, और फील्ड मार्शल साहब का, जैसे मैं मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में इसका जिक्र भी कर चुका हूँ कि उसकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है और वो जो जो उनका विजन है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को किसी न किसी मंतकी अंजाम पर लेके जाएंगे। लेकिन मसला ये था कि दोनों जो बेलग्रेड्स थे वो आपस में उनके मामलात ऐसे थे कि अगर एक तरफ से ठीक कुछ मामलात होते तो दूसरी तरफ से, और फिर इसमें स्पॉइलर भी बहुत ज्यादा थे। और स्पॉइलर ऑफ कोर्स कौन कौन थे आपको पता है, इसके बावजूद कि हम कुछ का नाम भी ले सकते हैं। लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी, और उसके पीछे शायद कोशिश ये नहीं थी कि जंग ना रुके। जहां किसी एक फरीक का ये मुद्दा था कि ये जंग नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि ये किसी हतमी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए मिलिटरली, तो वहां किसी एक का ये भी मुद्दा था कि इसमें पाकिस्तान की उतना अहम रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक रीजन थी, और उसके पीछे बहुत सारी वजूहत थी। और मैं ये समझता हूँ और अब भी समझता हूँ कि इसकी जो एग्जिट स्ट्रेटजी जो उस वक्त इनिशियली अमेरिका के पास नहीं थी, उस एग्जिट स्ट्रेटजी के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत काम किया। और क्योंकि मैं इनमें कुछ चीज़ों का गवाह हूँ कि एमोडेक्टेट ने किस तरह दिन और रात लगा के एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की कि दोनों जो ताकतें हैं जो आपस में इस वक्त एक लड़ाई में मसरूफ है, उनको इस सिचुएशन से कैसे निकाला जाए और क्या एक सिचुएशन बनाई जाए जो कि विन विन सिचुएशन हो। एक्चुअली ये मामला बहुत जल्द तय हो जाने थे, बल्कि पहले भी जितने मीटिंग्स हुई इसके ऊपर, नेगोशिएशंस की जितने भी इकट्ठ हुआ, उसके अंदर ये मामला उस वक्त ही तय हो जाते। लेकिन दोनों में से वो विन विन सिचुएशन एक नहीं चाहता था। यानी एक फ्रीक ये चाहता था कि कहीं ना कहीं उसको फेस सेविंग इस तरह मिले ताकि वो दुनिया को मुंह दिखा सके कि वो सुपर पावर ही है, जबकि दूसरा फ्रीक ये चाहता था गालिबन कि जी, नहीं, ऐसे नहीं है। अब आपका सुपर पावर स्टेटस जो सा वो एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। और यकीनन इसके पीछे वो बड़ी खुल की डिबेट हुई इसकी, बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे एनालिस्ट ने की कि ईरान का और रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, चीन का और रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अब भी मैं समझता हूँ कि चीन का अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। और माशी तौर पे तो चीन सुपर पावर था ही था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिलिटरीली भी उसने इनडायरेक्ट अप्रोच अडॉप्ट की, और उसने अपना लोहा मनवाया, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो जाए या वेपनरी की फील्ड में हो जाए। बहरहाल ईरान की अपनी एक रेजिलियंस थी और उसके ऊपर काम हुआ। जहां तक राइट। पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी लीडरशिप, और स्पेशली मैं अमूमन जब इसका जिक्र करता था तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी आते थे, बहुत सारे नेगेटिव रिमार्क्स का सामना भी करना पड़ता था कि व्हाई यू ओनली टॉक ऑफ द मिलिट्री डिप्लोमेसी। तो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी की ही जरूरत थी यहाँ ज्यादा, वेयर एज हमारी सिविल डिप्लोमेटिक मनूवर्स भी अपनी जगह पे जारी रहे। मिलिट्री डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब जंग काइनेटिक डोमेन में दाखिल, जंग होती है काइनेटिक डोमेन में। जब आप काइनेटिक डोमेन में दो मध्य मुकाबला आमने सामने खड़े हो, तो फिर उसमें यकीनन ज्यादा रोल मिलिट्री डिप्लोमेसी प्ले करती है। और उसमें मैं आखिर में ये कहूंगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तो यकीनन रोल शुरू से ही रहा है, क्योंकि ये खित्ते के अमन के लिए जरूरी था। और अगर ये जंग मजीद भड़कती है या आगे बढ़ती है या कुछ होता है, तो उसमें बहुत सारे इफेक्टिव के अंदर जो सबसे बड़े इफेक्टिव है वो हम ही हो सकते थे। सो देयरफॉर वी राइट। आर स्टैंडिंग एट अ बेटर पोजीशन आई थिंक। एंड वो कामयाब दौरा रहा बिल्कुल। क्या मामला तय हुए वो तो अभी तक तो ये सिर्फ मीडिया के ऊपर है, और इवन डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ये जो फिलहाल की स्टेटमेंट्स हैं इनको जनरल पब्लिक और मीडिया के लिए ली जाए, जो इसकी निटी ग्रिटीज है जब वो तय हो जाएंगी तो फिर उसके ऊपर एक एलामिया जारी किया जाए। डॉक्टर साहिबा, योर टेक ऑन दिस, आप किस तरह से देख रही हैं? मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या अदरवाइज़ हो, बुनियादी तौर पर इस वक्त अमन चाहिए दुनिया को, और अमन से बढ़कर भी एक मौशी स्टेबिलिटी दुनिया को चाहिए।
یہ بات اب صرف نیبرنگ کنٹری ہم پاکستان تک نہیں ہے یا اس خطے میں ساتھ جڑے ہوئے ممالک تک نہیں ہے. یورپ میں معاملات مشکل ہیں, کافی پریشانی ہے. اس سے آپ آگے اگر چلے جائیں تو آپ امریکہ تک بھی اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. پاپولیرٹی ڈونلڈ ٹرمپ کی لوز. سو بیسیکلی واٹ وی نیڈ از دا پیس اینڈ اس جنگ کا اختتام. ہم کیا اس کے قریب ہیں واقعی؟ کیونکہ ماضی میں بھی ایک دورہ ہوا تھا اور تب بھی امید بہت جاگی تھی, دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس بھی ہونا تھا اسلام آباد میں, لیکن چیزیں دو ممالک جو بالکل ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, جنگ کی صورتحال میں ہیں, کسی بھی وقت ان کے درمیان چیزیں بدل سکتی ہیں. اس دفعہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ کتنا قریب ہیں ہم معاملات کی بہتری کے, یا کتنا اس پر ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور از اٹ ٹو ارلی وی شوڈ ویٹ کہ حتمی طور پر چیزیں ہو جائیں دین وی سیلیبریٹ؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ I think it's too early to celebrate. We should wait for a couple of more months at least. تو ابھی چیزیں اس طرح سے کیٹاگوریکلی سامنے نہیں آ رہی ہیں. جہاں تک ہمارا رول ہے ہم وہاں سے بات کو سٹارٹ کر لیتے ہیں, پھر آگے اس کے بعد جو ہے باقی انفارمیشن جو ہے میرے پاس. جی, تو ہمارا رول تو یہی ہے جو کہ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ ہم نے ری پیکیجنگ کرنی ہے. پیکیجنگ تو آلریڈی ہوئی ہے کہ نیوکلیئر ڈیل, نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے یورینیم کی, اور اسٹیٹ آف ہارموز, یہ دو آپ کو ریٹوریکلی آبجیکٹیو ویسٹ بتا رہا ہے, اور اسی کو ہم نے ری پیکیج کر کے آف ریمپ دینا ہے. تو جو ڈیل کی جو کلازز جو ہیں وہ جن تک میں رسائی کر پائی ہوں ایرانین سورسز سے, ان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں. پیکیجنگ کے حوالے سے تو ہیں کہ اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے وہ بھی کھل جائے گی, اور یورینیم جو ہے وہ پروگرام بھی امریکہ اس کو ری پیکیج کر کے ایز اے وکٹری لے کے جا سکتا ہے. لیکن جب ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر اگین پچھلی دفعہ انہوں نے پاکستان کو جو اپنا پروپوزل دیا تھا ایران نے, وہ 3 فیزز میں تھا. اس دفعہ انہوں نے اس کو 2 ٹریک کر دیا ہے. ٹھیک. تو اگر اس کو 1 بائی 1 کریں تو پہلے ٹریک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ بند ہو, جو کہ پہلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا, اور پھر اس دفعہ ایڈ کر دیا ہے کہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ بھی ہمیں چاہیے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, اس کا ڈیکلیریشن چاہیے آپ سے. فورن بلاکیڈ جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے, فروزن ایسٹس ہمارے ہمیں واپس مل جانے چاہیے. بالکل ایسے. ان 3 چیزوں کے بدلے میں پہلے ٹریک پہ جب یہ 3 کام آپ کر دیں گے تو پھر اس کے جواب میں ہم پروویژنلی جو ہے اسٹیٹ آف ہارموز کو جو ہے کھول دیں گے, جو انٹرنیشنل کارگو ہے اس کے لیے. اس کے اوپر جو آپریشنل میکانزم ہے اس پر جو ہے ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ کی طرح کھلی نہیں رہے گی, لیکن اگر آپ نے ری پیکیجنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم کھول دیں گے, اور اس کے اوپر جو ٹال لیوی ہے یا جو بھی ہے اس کو ہم جو ہے فی الحال کے لیے سسپینڈ کر دیں گے. فی الحال کا لفظ ہے,